हेडिंग डालो और लिखो राइट डाउन RMS वैल्यू ऑफ AC करंट और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC करंट। पहले कंसेप्ट समझ लो हम क्या करने वाले हैं, जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका डेरिवेशंस भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और इस पर न्यूमेरिकल्स में ये जो टर्म जो हम ड्राइव करेंगे पार्ट, ये बहुत यूजफुल है। हार्डली 20-25 मिनट का टॉपिक है, इसको ईमानदारी से सुन लो, समझ में आएगा। मैंने ये बात की थी कि जब मैं यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के बीच में, ध्यान से देखना, एक आर्मेचर कॉइल को यूं रोटेट करता हूं। याद आ रहा है, मैंने ऐसे दो रिंग लगा दी थी, यहां से इसकी वेल्डिंग की थी, दूसरी रिंग मेरी ये लगी हुई थी, इसकी यहां से वेल्डिंग की, यहां पर दो कार्बन के ब्रश लगा दिए थे B1 B2, और ये मेरा लोड रेजिस्टेंस, और यू यहां पर मुझे देखो दीज आर कार्बन ब्रश B1 B2, याद आ जाएगा। दीज रिंग R1 और R2 इन रिंग का नाम था, और इस कॉइल को मैं यहां पर ऐसे रोटेट कर रहा था, ठीक। दैट इज माई रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। ये मेरे घर में कनेक्शन है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। कंसेप्ट समझ लेना क्या है, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने ये बोला था कि जैसे ही हम इस कॉइल को रोटेट करते, मेरा सेंटेंस सुनना, मैंने क्या समझाते समय क्या बोला था, मैंने बोला था जैसे ही मैं कॉइल को रोटेट करता हूं तो इसमें करंट इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। व्हाट वाज देयर लॉ? If there is change in magnetic flux linking with the coil, current induces in it and it lasts so long as continuous change in magnetic flux. तब तक होता रहेगा जब तक आप इसको घुमाते रहोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे। वहां अपनी बात अधूरी रह गई, क्यों? मैंने ये तो बता दिया करंट इंड्यूस होगा, कैसा होगा उसको समझना है। तो आपने बोला सर समझा तो दिया कि जब ये रोटेट करता है तो पीरियोडिक करंट आता है। पहले हाफ में क्या होता है, पहले हाफ में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, जैसे देखो 1 2 3 4 एम्पियर, 4 3 2 1 0 एम्पियर, फिर अपोजिट में 1 2 3 4 एम्पियर, फिर 4 3 2 0 1 एम्पियर, और ये पूरा चक्कर लगाएगा। बोले सर इतना हमने सीख लिया। मैं बोलूँगा अच्छी बात है, लेकिन इसमें हुआ क्या, समझना कंसेप्ट। जब बेटा आपने लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया, कंसेप्ट समझो क्या है। सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं बोलूँगा कि करंट फ्लो हो रहा है, आपके घर में बल्ब ग्लो कर रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या है? आप बोलोगे सर उसकी कंडीशन है सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, इसका मतलब है आपका सर्किट कहां से क्लोज होगा? बताओ बेटा, करंट कहां डेवलप हुआ जो आपके घर तक पहुंचा? आप बोलोगे सर डैम पर, जहां प्लांट पर, नदी किनारे हमने जो ये पूरा एक इलेक्ट्रिक जो हमने ये प्लांट लगाया हुआ है जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहे हैं, वहां से करंट चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, करंट ऐसा चला, हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई किया। जब ये मान लो रोटेट कर रही थी और रोटेट करते समय ये वाली कॉइल अंदर गई, ये वाली बाहर, और ऐसा करंट आया। मैं अप्लाई करके नहीं देख रहा हूँ FRHR, मैंने ये मान लिया कि दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट यूं पहुंचा, इस वाली रिंग से इस B1 में पहुंचा, B1 से ये करंट हमारा ऐसे पहुंचा B2 में, और ये करंट देखो ऐसा होता हुआ ये हमारा सर्किट बन गया। तो आप बोलोगे सर ऐसा होगा कि डैम पर ये रोटेट हो रहा है और वहां से करंट चल के हमारे घर तक पहुंचा है? मैं बोलूँगा ऐसा ही होगा। और समझ लो कैसा होगा। आप बोलोगे सर ये देखो, ये जो वायर आ रहा है ना, ये जनरेटर से वायर आ रहा है, ये मैंने दिखा दिया वायर, ये देखो ये वायर यहाँ जनरेटर से चला और ये आपके घर में पहुँच गया, ठीक। क्लोज सर्किट चाहिए था, तो मैंने यहाँ तक आपके घर में वायर पहुँचाया। उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये वाला वायर तो आ गया, यहाँ तक ये बल्ब कनेक्ट है, अब इस वाले वायर को भी चला के लाओ। अरे तभी तो सर्किट क्लोज होगा कि नहीं होगा? तो मैंने बोला यहाँ मैंने अपनी कॉस्ट कटिंग कर ली। मैंने क्या किया, ये जो इसका दूसरा वायर था, देखो ये दोनों वायर जो आ रहा है ना, ये जो इसका दूसरा वायर था, ये दूसरा वायर जो यहाँ से चलना चाहिए था, मैं इसको यहाँ लेके नहीं गया, मैंने इसकी उठा के यहीं पर अर्थिंग कर दी, ठीक। क्या कर दी मैंने, इसकी यहाँ पर अर्थिंग की, और इस अर्थिंग को मैंने यहाँ से निकाल लिया। और जब मैंने इसको यहां से निकाला तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये अर्थ ने हमें क्या किया, एक ये क्लोज सर्किट बना दिया। दैट इज मेथड। देख लो आप। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो देखो हमारा ये रहा पॉइंट, देखो ये पूरा क्लोज सर्किट है कि नहीं। ये वायर हमारा यूं चला, ऐसे ये चला और ये बल्ब तक पहुंच गया। दूसरा जो वायर यहां से स्टार्ट था इस तरफ वाले एंड का, इसको मैंने उठा के यहाँ से अर्थिंग की और यहाँ पे मैंने अर्थ से निकाल के जोड़ दिया। क्लियर है? तो ये देखो यहाँ से अर्थ हमारा कंडक्टर की तरह काम करता है और ये हमारा क्या बन गया, एक क्लोज सर्किट बन गया, बल्ब ऑन हो गया। इसका मतलब है बच्चों ने बोला सर यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें नया क्या है?
एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमारा ये कनेक्शन इस तरीके से हमने बना दिया। डैम हमारे घर से कुछ किलोमीटर दूर था, मान लो 150 किलोमीटर दूर हमने इसको मान लिया, ये हमारा सर्किट तैयार हो गया। अब हुआ क्या, तो मैं बोलूँगा इसमें करंट फ्लो हुआ। आप बोलोगे सर जो करंट फ्लो हुआ तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो मैं बोलूँगा करंट को कैलकुलेट करने की हमारे पास मेथड है, क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उससे हमें इस करंट को कैलकुलेट करना है, तो उससे मैं करंट को कैलकुलेट कर लूँगा। ये हमारे पास और मेथड है, I = Q अपॉन T। मैं बोलूँगा बेटा जब आप करंट को कैलकुलेट करते थे तो एक तरीका और भी था, ये तो हमारी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, 1 सेकंड में बहने वाले चार्ज की संख्या, दैट इज माई डेफिनेशन। एंड हाउ वी इंप्लीमेंट दिस डेफिनेशन प्रैक्टिकली। आप लोग सर प्रैक्टिकली जो हम बात करते हैं, जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव पार्ट ये था NEABD, याद आ रहा है, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते लेबोरेटरी में। हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये मेटल है, इसकी डेंसिटी इतनी है, इसके अकॉर्डिंग इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्लियर। सो इट इज नॉट कैलकुलेटिव, स्मॉल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉट कैलकुलेटेबल फॉर अस। इट हैज दियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक इसकी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इससे मुझे कैलकुलेट करना था। तो मैंने बोला ये हमारी डेफिनेशन है, इससे मुझे कैलकुलेट करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है। कैसे, अगर आप वायर में जब बैटरी कनेक्ट करते हो, ये मैंने वायर लिया, अच्छे से देखना, आपने ये बैटरी कनेक्ट की तो आपने बोला सर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे यही होता है कि नहीं, करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ वायर, देयर इट्स एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने बोला अच्छी बात है। तो मैंने बोला क्या इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट को, तो मैं बोलूँगा पहले सिचुएशन समझो, यहाँ करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो जब यहाँ पर हमने करंट के फ्लो होने की बात की तो इस करंट ने हमें दो चीज़ें बताई। पहली चीज़ तो करंट ने ये बताई कि भैया ये एक जब पूरा चक्कर लगाएगा तो मैं मैक्सिमम तक जाऊंगा, फिर मिनिमम तक जाऊंगा, फिर अपोजिट में मैक्सिमम जाऊंगा और मिनिमम जाऊंगा। इसका मतलब है पहले हाफ में जब करंट का डायरेक्शन ऐसा था, ठीक, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे थे, इसी के सामने बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे थे, यूं जा रहे होंगे कि नहीं, देखो पूरे सर्किट में। अरे एक बार यस सर बोल दो तो पढ़ाने में मजा आए। अरे बोलो बच्चा पार्टी, एग्री और नॉट, आवाज नहीं आई। सेकंड राउंड में क्या होगा, जब ये आधा रोटेशन कंप्लीट कर जाएगा तो आप बोलोगे सर अब करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, करंट अब ऐसा फ्लो होगा, और जब करंट ऐसा फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर करंट को भूल भी जाओ तो अगर मैं बोलता हूं कि पहले राउंड में इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो सेकंड राउंड में अब इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, यूं जाने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो आप बोले सर बाकी सबको तो गोली मारो, इतना डिटेल में नहीं आना, हम तो अपने घर के बाहर जो घर में जो वायर आ रहा है वहां पर खड़े, आप बताओ क्या हो रहा है। तो मैं बोलूँगा ये रहा आपका वायर, और आप अपने वायर में क्या देख रहे हो कि पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे थे, यूं चल रहे थे, और थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा, ये इलेक्ट्रॉन रुके और वापस चलना शुरू हो गए। तो मैं बोलूँगा ये बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि सर मान लो ये टोटल राउंड है 50 किलोमीटर का, तो सर पहले हाफ में ये 50 किलोमीटर का एक राउंड कंप्लीट करें, फिर सेकंड हाफ में अपोजिट चलूंगा। मैं बोलूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि यो हमारी ये जो आर्मेचर कॉइल घूमती है इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50 चक्कर लगा जाती है, 50 राउंड इन 1 सेकंड, 3000 आरपीएम होती है इसकी, एक मिनट में 3000 चक्कर, एक सेकंड में 50 राउंड। अगर एक सेकंड में 50 राउंड कंप्लीट कर रही है तो एक राउंड में बेटा फर्स्ट हाफ में ये कैसा चल रहा है, ऐसा, और सेकंड हाफ में करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। इसका मतलब है एक सेकंड में 50 बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, 100 बार डायरेक्शन चेंज हो गया। क्लियर। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा चलेगा उसका इसको लगेगा कि मुझे नया क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस मिला है, डायरेक्शन चेंज करो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलूंगा फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेगा कि डायरेक्शन चेंज करो। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा तो करंट भी कैसा होगा, अरे ऑसिलेटरी करंट होगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का मोशन पीरियोडिक है तो करंट का मोशन भी पीरियोडिक होगा कि नहीं। इसीलिए तो बेटा इसकी इक्वेशन ये आती है I = I0 sin ωt, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। अरे बच्चा पार्टी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है सर
हम इस फॉर्मूले को तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या बोलता था, इलेक्ट्रॉन का वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने पर जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और आप बोलोगे सर यहाँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सत्यानाश हो गया, कैसे, दो गड़बड़ी हुई। आपने बोला एक तो ये सर दैट एवरेज वेलोसिटी, सर दैट क्योंकि जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, V इक्वल टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू आई। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में करंट बढ़ेगा। आपने बोला 10 वोल्ट पे सर इसमें करंट जाता है 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर का कांस्टेंट करंट जा रहा है। उस कांस्टेंट करंट पे चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो गई, फिक्स आ गई एक तरीके से। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो 1 सेकंड में 100 बार तो ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, और उस डायरेक्शन में भी मजेदार चीज़ क्या है, करंट 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 3 2 1 0, फिर पलट के चलना शुरू हो गया। आप बोलोगे सर इसका वेरिएबल तो बहुत ही तेजी से क्या हुआ, नॉट ओनली वेरिएबल, इट इज अ रैपिड वेरिएबल। तो आप बोलोगे सर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, यूं चला फिर लौट कैसे चला फिर यूं चला, 1 सेकंड में 100 बार, और चलते समय भी यूं चलते समय भी इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड। देखो स्पीड कम होती है, स्पीड बढ़ती है, फिर स्पीड कम होती है, बढ़ती होती है, इट इज व्हाट, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप बोलोगे सर वहां पे भी सर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट नहीं चलने वाला, ये जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला, बढ़ के मैक्सिमम, फिर जीरो, मिनिमम जीरो, फिर मैक्सिमम अपोजिट में, फिर जीरो, बहुत ही हौच पौच है। तो क्या करें सर, क्या हम करंट को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मैं बोलूँगा नहीं। तो आप बोलोगे सर क्या करें, कोई नई मेथड? तो मैंने बोला एक काम करते हैं, नई मेथड हम नहीं निकालेंगे, हम इसी को कंसीडर करेंगे और हम अपना तरीका बदल देंगे कैलकुलेट करने का। क्यों? बिकॉज इट इज ऑसिलेटरी। व्हाट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी? कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर वैल्यू, करंट लगातार हर एक माइक्रो सेकंड में करंट की वैल्यू चेंज होगी, और 1 सेकंड में 100 बार उसका डफ, 50 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 50 राउंड, और 50 राउंड में एक राउंड में ये 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 100 बार ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। तो आप बोलोगे सर क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? तो मैं बोलूँगा हमारे पास 2 मेथड होती है। एक मेथड कहलाती है हमारी डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमें ये पता हो कि इस करंट की डिपेंडेंसी किन किन चीज़ों पे है, हम उसकी मदद से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा मैंने एक एग्जांपल कई बार दिया हुआ है आपको कि मुझे फोर्स को कैलकुलेट करना था, और मुझे पता है फोर्स की डिपेंडेंसी मास पर है और एक्सेलरेशन पे है, हम इन दोनों को कैलकुलेट करके फोर्स का पता कर लेंगे। इट इज डायरेक्ट कंपोनेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड है कि ये इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे जिन पर इसकी डिपेंडेंसी है, ये अगर कैलकुलेटेबल है, मेजरेबल है, यू कैन इजीली मेजर द फोर्स। अब मैंने बोला कि सर ये मेजरेबल नहीं है, क्यों? एंड यू कांट मेजर, वीडी, डिफिकल्ट, ऑसिलेटरी नेचर, एक्सेलरेटिंग, चेंजिंग डायरेक्शन ऑल्सो। क्या करें सर? तो मैं बोलूँगा फिर इसका एक तरीका है, हम मेथड यूज करेंगे विच इज कॉल्ड इफेक्टिव मेथड या इफेक्ट मेथड। इफेक्ट मेथड का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा करंट है इसका इफेक्ट क्या है, और क्या हम उस इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं। तो मैंने इसका तरीका निकाला कि सर हम इसके इफेक्ट को ऐसे मेजर कर सकते हैं। कंसेप्ट अच्छे से सुनना कि सर इसकी किस किस चीज़ों पे डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी मतलब इसको हम यूज़ करते तो हमें इसके क्या इफेक्ट देखने को मिलते। तो बच्चे बोलते सर 3 तो हमारे चैप्टर के ही नाम थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये तो हम पढ़ के ही आए हैं। एक और टॉपिक हुआ करता था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपके सिलेबस से हट गया। तो आप बोलोगे सर ये इफेक्ट ऑफ करंट अवेलेबल है, इसकी मदद से हम चेक करेंगे। मैं बोलूँगा हाँ, इसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं सुनना, हम इसके इफेक्ट को अपने डायरेक्ट करंट के इफेक्ट से, डायरेक्ट करंट के बिहेवियर से मैच करेंगे, और ये देखेंगे हमें रिजल्ट सही आता है कि नहीं आता। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको ये बात क्लिक की कि नहीं। फिर डेरिवेशन में 2 मिनट में करा दूंगा। मैंने आपसे ये बोला कि यार मेरा एक फ्रेंड था, यहाँ से फॉर एग्जांपल भोपाल से इंदौर गया। अच्छे से सुनना, भोपाल से इंदौर गया कार से, और 200 किलोमीटर था, और इसको 4 आवर्स लगे, और 4 आवर्स में इसकी स्पीड लगातार कंटिन्यूसली चेंज हुई। हर 1 मिली सेकेंड पर अगर मैं देखूंगा तो इसकी स्पीड में वेरिएशंस थे, बढ़ती थी, कम होती थी, जीरो होती थी, बढ़ती थी, मतलब वेरिएशन थे। जो करंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ जब ये यहां पर पहुंचा वहां पर, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो आपने बोला सर इसकी एवरेज स्पीड निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, सर इसकी आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। कैसे? हर 1 सेकंड पर आप हिस्से करो, देखो क्या स्पीड थी, सबको जोड़ के एवरेज निकालो। तो मैं बोलूँगा पॉसिबल होता कब? अगर मैं ये बोलता कि इसने 4 घंटे की यात्रा में 1 घंटे तक 90 की स्पीड से चला,
फिर अगले 1 आवर तक सर 80 की स्पीड से चला, अगले 1 आवर तक 50 की स्पीड से चला, और नेक्स्ट 1 आवर तक ये 75 की स्पीड से चला। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन ईच 1 मिली सेकेंड, इन ईच 1 सेकेंड। मैं बोलूँगा 4 घंटे की यात्रा में हर 2 मिनट में इसकी स्पीड चेंज होती थी। आप बोलोगे सर हर 2-2 मिनट की स्लॉटिंग करना 4 घंटे, बहुत लंबा काम है। सर क्या तरीका है, मैं बोलूँगा अब एक तरीका है मेरे पास। इसने जो अपनी कार चलाई मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे ये पता है कि इसने 2 काम किए हैं इस पूरी यात्रा में। क्या, इंदौर पहुंचा, मतलब 200 किलोमीटर ट्रैवल करा, एंड टोटल टाइम इलैप्स, टोटल टाइम कंज्यूम कितना है, 4 आवर है। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप कांस्टेंट स्पीड से चलो, सुनते जाना, कंसेप्ट समझ लेना, डेरिवेशन में फिर दम नहीं है। अब मैंने आपके सामने सिचुएशन रखी कि मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, जिसके मैंने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि इसने हर 1 मिनट में अपनी वेलोसिटी को वेरिएट किया है, चेंज किया है। हम इतनी ज़्यादा स्लॉटिंग करके इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते। तो मैंने आपसे पूछा कि अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसका एक तरीका मुझे और नज़र आ रहा है इसके एवरेज निकालने का। क्या? मैंने आपके सामने सिचुएशन रखी, सुनना सभी लोग। 200 किलोमीटर की यात्रा है, 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। तो मैंने पूछा अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चलें तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चलूं और आई एम गिविंग यू द टारगेट, व्हाट यू हैव टू कंप्लीट 200 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर। तो आप बोलोगे सर 50 किलोमीटर पर आवर की अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलोगे तो आप 4 घंटे में पहुंच जाओगे। अरे बच्चा पार्टी बोलो यस और नो। आवाज नहीं आई? खत्म हो गया इन तो पढ़ने का। नित्या, श्रीकांत, उत्कर्ष, सदर, एक बार सब लोग अनम्यूट करके जोर से यस सर बोलो, फिर पढ़ाऊंगा। वैसे एक दिन गैप हो गया ना, तो एक पढ़ाने का जो करेज जो होता है ना, एक एन तो अभी उतरा नहीं आ पाया आज। आवाज आ रही सबको मेरी? ओ बच्चा पार्टी, चलो। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, तो मैंने आपसे ये बोला कि एक बात बताओ, अगर वो इंदौर तक कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो आपको उसे कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर हम तो ओढ़ के रजाई सो गए। क्यों? हमें अब कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे पता है कि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। मैंने तो सर इसको कार में बिठाल के इसके एक्सेलरेटर को सेट कर दिया था ऐसा कि वो लॉक कर दिया था कि जब भी कार चलेगी तो 50 की स्पीड से चलेगी और कोई स्पीड होगी नहीं उसकी। तो आप एक चीज़ को इंश्योर हो गए कि अप टू 200 किलोमीटर it will move with their constant speed, और because it is moving with their constant speed तो 200 किलोमीटर he will cover in 4 hour because we have क्या बोलते हैं fix their speed by 50 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन मेरा एक फ्रेंड और गया, ध्यान से सुनना, उसने बोला उसने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया और 5 घंटे लगे, और उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है। जो हम ट्रेवल करते हैं कंटिन्यूस चेंज होती है, हर 1 मिनट में उसकी स्पीड में वेरिएशन थे। क्या मान ले उसकी एवरेज स्पीड? तो आपने बोला सर फिर आसान तरीका है सर, 5 घंटे में 200 किलोमीटर अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो इसकी कांस्टेंट स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक व्यक्ति कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तब भी वो 5 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, और एक जो वेरिएबल के साथ चल रहा है, कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे भी लौट आया, गाड़ी बैक लिया आगे लिया, खड़ा हो गया, रास्ते में पोहे खा रहा है, 4 घंटे की यात्रा में 1 घंटे आधा घंटे वो कहीं पर स्टे भी कर रहा है, उसने जो भी किया हो, मैंने ये माना है कि भाई 5 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो इसकी एवरेज स्पीड, हम इसकी जो वेरिएबल स्पीड है उसको हम 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चलने पर हम 5 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। बच्चे बोलते सर आप कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ। तो मैंने इसका क्या तरीका निकाला, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना। मैंने जब इस अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करके बिहेवियर देखा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे एक फ़ैन को रोटेट करना है, कोई मैकेनिकल वर्कडन का एग्जांपल नहीं समझ में आया, मुझे एक फ़ैन को रोटेट करना है, ठीक, और मैंने अल्टरनेटिंग करंट लगाया, तो ये अल्टरनेटिंग करंट कैसा लगेगा? एक बार लगेगा, ठीक, यूँ लगा 1 मिली एम्पियर, फिर लगा 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, फिर लगा ही नहीं, फिर 1, फिर 2, क्योंकि करंट लगातार कैसा हो रहा है, करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, 0 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1 0, फिर अपोजिट में 1 2 3 4। तो क्या हो रहा है, करंट एक बार लग रहा है फिर नहीं लग रहा है, करंट लगा 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, कम होते होते फिर 0। 1 सेकंड में कैसा है, 1 सेकंड में 50 राउंड, एक राउंड में 2 बार 0 पे पहुंचेगा ये। 1 सेकंड में 50 राउंड, बात समझ में आ रही है? 1 सेकंड में 50 राउंड मतलब 1 सेकंड में 100 बार तो इस क्या बोलते हैं फैन पर
करंट फ्लो ही नहीं होगा, फोर्स लगेगा ही नहीं, वर्क डन होगा ही नहीं। अरे भाई करंट फ्लो होगा तो वर्क डन कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी। पढ़ चुके हैं कि नहीं हम ये फॉर्मूला? वर्क डन इक्वल टू हम क्या पढ़ चुके हैं बेटा, आई स्क्वायर आर टी। तो एक सेकंड में अगर ये 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकंड में 100 बार ये 0 पे पहुंचेगा। 100 टाइम्स तो फोर्स लगेगा नहीं, और बाकी टाइम्स क्या होगा, फोर्स कभी 1 एम्पियर लगेगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, फिर कभी 3, कभी 2, कभी 1, ये ऐसा होगा। लेकिन मैंने बोला मैं इसका सरदर्द नहीं पालना चाहता। मैंने ये देखा कि मान लो फॉर एग्जांपल इस कॉइल को एक राउंड कंप्लीट करने, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, इस कॉइल को एक राउंड कंप्लीट करने में मान लो 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में ये एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 सेकंड। और मैंने देखा कि अगर मैं इस पंखे पर, इसमें पर्टिकुलर फैन पर 1 सेकंड के लिए करंट फ्लो करता हूं तो 1 सेकंड में ये मान लो 20 राउंड लगा देता है। मैंने राउंड कैलकुलेट कर लिया, 1 सेकंड में 20 राउंड, यहां तक मैंने काम कर लिया। अब मैंने जब 1 सेकंड में 20 राउंड ये लगा लेता है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। सुनना बेटा ध्यान से, अब मैंने आपसे ये बोला कि इसकी एवरेज करंट निकालो, क्योंकि करंट तो 0 से 4, 4 से 0 चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, अब एक ऐसी बैटरी लेके आओ, एक ऐसी बैटरी लेके आओ जो 1 सेकंड बाद इसी पंखे पर, इसी फैन पर करंट करने पर 1 सेकंड में 20 राउंड कंप्लीट करती हो। और जब आपकी बैटरी इस पर करंट लगाएगी तो कैसे लगाएगी, कंटिन्यूस फोर्स लगाएगी। क्यों, करंट कांस्टेंट जाता है कंटिन्यूस इस पर, जैसे एक पंखे पर फोर्स लगातार लगता जाएगा, घूमता जाएगा। तो अगर वो बैटरी 1 सेकंड में 20 राउंड कंप्लीट कर लेती है तो बेटा उस बैटरी का जो वोल्टेज होगा या उस बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो करंट हमारे अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज वैल्यू के बराबर मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों ने वर्क डन सेम किया कि नहीं। अरे भाई आपने 200 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में की, वेरिएबल मोशन, कभी स्पीड कम और ज़्यादा, और एक ने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल की। इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग द सेम वर्क डन। अरे गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट इन केस ऑफ वर्क डन। वी आर गेटिंग वर्क डन बाई अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट ने जितना वर्क डन कंप्लीट किया उतना ही वर्क डन जो डायरेक्ट करंट हमारा कंप्लीट करेगा। तो हम बोलेंगे अगर डायरेक्ट करंट 3 मिली एम्पियर फ्लो होता है और 3 मिली एम्पियर फ्लो होने पर ये 20 राउंड 1 सेकंड में लगा लेता है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो हमारा डायरेक्ट करंट है, ये डायरेक्ट करंट हमारे अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू के बराबर है। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? I इक्वल टू एन ई ए वी डी से हम कैलकुलेट ना करके हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बाय यूजिंग मेथड व्हाट, इफ वी आर गेटिंग द सेम वर्क डन बाय डायरेक्ट करंट स्टेडी करंट in the same time with the same circuit as it is done by alternating current, then average value of current supposed to be equal to the value of direct current, या alternating voltage supposed to be equal to the direct voltage या DC voltage या बैटरी वोल्टेज। ये मेथड हमने अप्लाई की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक बच्चे ने बोला सर एक काम और भी कर सकते थे। बोले कैसे? अगर मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दूँ, तरीका देखना, अगर मैं कैपेसिटर लगा के यहाँ से करंट फ्लो करता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट लगाता हूँ, कंसेप्ट समझ लेना। ये कैपेसिटर लिया और ये मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ से करंट गया और यहाँ पे चार्ज स्टोर होना शुरू हुआ। और ये करंट कैसा जाएगा, देखो करंट ऐसा जाएगा, फिर से देखना 1 2 3 4 1 2 3 4, करंट हमारा ऐसे जाएगा। ये करंट के फ्लो होने का तरीका होगा। क्लियर है? तो अगर मुझे पता है कि मैं 1 मिली सेकेंड में देखूंगा तो करंट कम होगा, 2 मिली सेकेंड में करंट और ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, 3 मिली सेकेंड में मैक्सिमम पे होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज आएगा, फिर 4 मिली सेकेंड पे और चार्ज कम जाएगा, 5 पे और कम, 6 पे और कम, और मान लो 7 मिली सेकेंड पे फिर से क्या हो गया, 0। फिर मैं बोलूँगा 8 मिली सेकेंड पे, तो आप बोलोगे सर करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा तो इसको डिस्चार्ज कर देगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आधी साइकिल के लिए करंट निकाल लो, फुल साइकिल के लिए सॉल्व करोगे तो मुझे पता है कि सेकंड हाफ में करंट का डायरेक्शन, अभी बेटा करंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पॉजिटिव आया, अब करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा तो बेटा इसको डिस्चार्ज कर देगा, यहाँ नेगेटिव पहुँचेगा। क्लियर? तो मैंने ये बोला कि चलो हाफ साइकिल के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं, कंसेप्ट समझ लेना। और हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे कैसे, हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे और हम ये देखेंगे हाफ साइकिल में, जैसे मान लो इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, तो हाफ टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। तो मैंने देखा कि 1 सेकेंड में से अल्टरनेटिंग करंट ने यहाँ पर 100 माइक्रो कूलम चार्ज इकट्ठा किया फॉर एग्जांपल। तो अब मैं बोलूँगा इसकी जगह एक ऐसी बैटरी लगाओ,
एक ऐसी बैटरी चूज करो जो इतने ही टाइम में इतना ही चार्ज स्टोर कर दे, तो इस बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा वो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू के बराबर मान सकते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि आपने अपनी पानी की टंकी में पानी भरा और 1 घंटे में आपकी पानी की टंकी भर गई, लेकिन वो 1 घंटे तक जो वाटर का फ्लो था ना वो कांस्टेंट नहीं था, कभी ज़्यादा था कभी कम था, ठीक, वेरिएबल था। लेकिन 1 घंटे में 1000 लीटर पानी की टंकी भर गई। अगर मैं बोलता हूं कि अब एक ऐसी मोटर लगाओ जो कांस्टेंट रेट से वाटर को फ्लो करेगी, और वो कितने टाइम में भरती है, तो 1 घंटे में अगर वो टंकी को भर देती है तो उस कांस्टेंट रेट वाली जो मोटर है उसका जो वोल्टेज है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो आपके दूसरी मोटर के एवरेज वैल्यू के बराबर क्या लाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने बोला कि हम 2 तरीके से एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट के, बाय स्टोरिंग चार्ज इन द कैपेसिटर और बाय वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट P इक्वल टू आई W इक्वल टू आई स्क्वायर RT, वर्क डन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इसमें डिसाइड ये किया कि जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज का स्टोर करने वाला काम ना के बराबर है। आप मोबाइल को चार्ज करते हो, सेल वगैरह उनको चार्ज करते हो, तो अदरवाइज आप बोलोगे सर बाकी तो हम इससे पूरा काम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही करते हैं। इलेक्ट्रिक फैन का चलना, हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक रिप्लेस को यूज़ करना, मैकेनिकल वर्क डन करते हैं या हीट जनरेट करते हैं। तो आप बोलोगे सर आई स्क्वायर RT ही हमारा मेन कंसर्न है जब हमारे घर में लाइट आती है। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ बच्चा पार्टी, यस और नो? तो हमारे पास 2 मेथड थी इसको कैलकुलेट करने की, तो उसमें से हमने किस मेथड को प्रेफरेंस दी? हमने प्रेफरेंस दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की मेथड को। उससे हमने क्या किया, इसकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पहले से सुन लो। अल्टरनेटिंग ये हमारा RMS वैल्यू, प्लस मुझे कंप्लीट करना है पावर सप्लाई, और प्लस कंप्लीट करना है ट्रांसफार्मर। अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर हमारी स्टार्ट होंगी किसकी, क्या बोलते हैं, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये हम अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक है, बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।